जय हिंद साथियों, मैं वायरलेस सब इंस्पेक्टर प्रियस रंजन, आपका दोस्त और होस्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाकी में आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, ये हम लोग पीवाईक्यू का सीरीज चला रहे हैं। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का पीवाईक्यू है। इसको आप एज ए पीवाईक्यू भी ले सकते हैं और एज ए अपना मॉक ले सकते हैं, आप अपना प्रैक्टिस सेट के रूप में ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसका वीडियो हम लोग परसों डाले थे, तो उसमें आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया और उसमें हम बोले थे कि भाई लोग आप लोग अपना कमेंट स्कोर कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे, आपका नाम लेंगे। तो भाई इतना सारा कमेंट आ गया है आप लोग का, तो इसलिए सभी अच्छे हैं, सभी का अच्छा कमेंट है। जिनका, हाँ इसमें देख लीजिए, जिनका नंबर 25 से ज्यादा है, 30 में 25 से ज्यादा है, वो काफी सेफ स्थान पे है। और लड़की में 22 से ज्यादा जिनका है वो अच्छे पोजीशन पे है। और आप लोग अपना नोट्स का रिवाइज करते रहिए। तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज आप लोग के सामने पीवाईक्यू का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें भी सेम वही पैटर्न पर रहेगा, 1 से लेकर 30 तक इसमें भी करवाएंगे। इसमें भी आप लोग बनाइएगा और अपना 30 में कितना स्कोर आ रहा है अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर दीजिएगा, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोग के लिए, आप लोग के ऑथेंटिसिटी के लिए। देखिए, कैंडिडेट का रिस्पांस हम लोग डाल दिए हैं और आयोग का रिस्पांस नहीं डाले हैं, क्योंकि आप लोग भी बताइएगा। और ये जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसमें आप पॉज करके पहले अपना आंसर मिलाइए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए। उसी से आपको पता चलेगा कि मेरा एक्चुअल स्कोर कितना आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम है, दोनों माध्यम के विद्यार्थियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वाट फॉर ए 320 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। एक प्रकाश बल्ब को 320 वोल्ट आपूर्ति के लिए 100 वाट पर रेट किया जाता है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा। तो देखिए, सबसे पहले मेरा कान यहाँ पे खड़ा हो जाना चाहिए कि आरएमएस दिया हुआ है। आरएमएस का मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, करंट है तो करंट। यहाँ पे करंट का बात बोल रहा है तो रूट मीन स्क्वायर करंट। तो देखिए, आई आर एम एस, और हम लोग को 2-3 रिलेशन इसमें पता होना चाहिए। आई आर एम एस और आई मैक्सिमम। देखिए, आई आर एम एस, आई मैक्सिमम और आई एवरेज, ये तीनों के बीच को हमको रिलेशन पता होना चाहिए। तीनों के बीच का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। इससे हम लोग आगे भी क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें पता चलेगा आपको। ऐसा नहीं कि भैया ये क्वेश्चन सोल्व हो गया तो हमारा काम खत्म हो गया, नहीं। इससे रिलेटेड जितना हमारा कॉन्सेप्ट है वो सभी हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे मान के चलिए कि अभी आई आर एम एस पे क्वेश्चन आया, अगला क्वेश्चन आ जाएगा भाई आई आई एवरेज बताओ, एवरेज बताओ, तो क्या होगा? तो देखिए, आई आर एम एस जो होता है, जो पीक करंट यानी आई मैक्सिमम करंट, इसको आई नॉट से डिनोट करते हैं, बटे √2 होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटे √2। ठीक है, तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/√2 गुने आई मैक्सिमम। तो 1/√2 का वैल्यू कितना होगा? 0.707 गुने आई मैक्सिमम। तो आई आर एम एस बराबर हो गया भाई 0.707 गुने आई मैक्सिमम। ठीक है, आई नॉट है, आई मैक्सिमम है। और आई एवरेज हम जानेंगे। आई एवरेज, आई एवरेज हो जाएगा आई आर एम एस के फॉर्म में। तो आई आर एम एस बराबर हो जाएगा कि 1.11 गुने आई एवरेज। देखिए, ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिए, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आई आर एम एस को आई एवरेज के टर्म में 1.11 से गुना करेंगे और ये मैक्सिमम के लिए 0.707 से गुना करेंगे, तब देखिए इसमें निकाल देंगे, आराम से निकलेगा मेरा आंसर। बल्ब में प्रवाहित होने वाले आई आर एम एस धारा, तो जानते हैं हम लोग ने जी कि P बराबर वी आई। तो जो भी आई रहता है वो आर एम एस रहता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है हमारे घरों में सप्लाई होने वाला 50 हर्ट्ज है, और आई आर एम एस करंट सप्लाई होता है। तो P बराबर V इंटू आई आर एम एस हो जाएगा। तो क्या आई आर एम एस पूछ रहा है हमसे, तो P बटे V लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो P पावर कितना दिया हुआ मेरा? 100 वाट दिया हुआ है। V कितना दिया हुआ? 320। तो 10/32, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.3125 एम्पियर। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा आपका सही हुआ कि गलत हुआ। चलिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स ए सरफेस ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। एक सम विभव सतह का तात्पर्य एक ऐसे सतह से है जिस पर विद्युत विभव क्या होता है? तो सम विभव दे दिया है यहाँ पे, क्या दे दिया हमको? इक्वी पोटेंशियल। इक्वी मतलब बराबर यानी समान, अब पोटेंशियल मतलब विभव। तो समान विभव पे क्या होगा? हमेशा हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक ना, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल है तो कांस्टेंट होगा इसमें। चलिए 3 नंबर पे आते हैं। The work done in moving a unit positive charge from infinite to a point against the direction of the electric field is called। विद्युत क्षेत्र की दिशा के विरुद्ध अनंत से किसी बिंदु तक इकाई धनावेश आवेश को ले जाने में किया जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं? तो देखिए, ये तो भाई आपको क्या परिभाषा ही है इसको। तो देखिए, इनफाइनाइट मेरा कोई पॉइंट है, इनफाइनाइट से हम किसी बिंदु पे ला रहे हैं, तो वो उसके लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाएगा? बताइए आप लोग, सिंपल सा है,
हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट बता दीजिए, वोल्ट होता है। तो देखिए जो मान के चलिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, इसको देखिए हम क्या बोले आपको कि सभी ऑप्शन के बारे में हमको जानना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है जो एवरेज वेलोसिटी मेरा होता है, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है साथी। तो V बराबर देखिए किया गया कार्य W/Q, ठीक, इसको याद रखिएगा। और दूसरा है मान के चलिए देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहलाता है? प्रति इकाई आवेश पे लगने वाला बल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रति इकाई आवेश पे लगने वाला बल, यानी इसको E से डिनोट करते हैं, आवेश पे लगने वाला बल F प्रति इकाई है, तो F/Q। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? दो विपरीत आवेशों के बीच की दूरी और उसके आवेश का गुणनफल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। दो विपरीत आवेशों के बीच की दूरी एवं आवेशों का गुणनफल, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो P बराबर Q इंटू L प्लस माइनस L, L प्लस L, तो P बराबर Q/L, ठीक है। ये चारों ऑप्शन के बारे में हम आपको बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द SI टू द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स का SI यूनिट क्या है? फोर्स का SI यूनिट न्यूटन है, ठीक है। और आपका सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो सीजीएस यूनिट डाइन है। तो एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। तो आप लोग देखिएगा SI बटे सीजीएस करेंगे, तो SI में एक न्यूटन है बटे एक डाइन है, ठीक है। तो एक न्यूटन बराबर क्या लिख दिए? 10⁵ डाइन। इधर एक डाइन लिखेंगे तो डाइन से डाइन कट जाएगा, 10⁵, ये रेशियो आंसर, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे, आपका क्वेश्चन सोल्व भी हो रहा होगा। और ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में करके कि आपका ये जो क्वेश्चन है वो झारखंड पुलिस रेडियो ऑपरेटर का हम जो क्वेश्चन करवाए थे उससे इजी है या आसान है या उसी के लेवल का है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आ जाइए कि इन बीच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ ऑपरेशन डज ए ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एम्पलीफायर। निम्नलिखित में से ऑपरेशन के किस क्षेत्र में ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के रूप में काम करता है? तो हमारा यहाँ पे कान खड़ा हो जाना चाहिए, क्वेश्चन सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है। तो देखिए ऑप्शन है एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, बैरियर रीजन। इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस, ठीक है। तो एम्पलीफायर काम करेगा हमको एक्टिव रीजन में, क्या काम करेगा? एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर है जो एम्पलीफायर काम करेगा, उसमें क्या हो जाएगा? इमीटर बेस, जैसे देखिए ऐसे हम आपको बताए हैं, पिछला भी वीडियो में बताए हैं, ठीक है। ये बेस हो गया, इमीटर हो गया, कलेक्टर हो गया। तो क्या है कि इमीटर बेस फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस रिवर्स बायस, इसमें एम्पलीफायर के रूप में एक्टिव रीजन में काम करेगा, ठीक है। और देखिए सैचुरेशन रीजन में क्या काम करेगा? हम आपको बोले हैं कि हम हर एक ऑप्शन के बारे में आपको बताएंगे। तो सैचुरेशन रीजन में ये ऑन स्विच की भांति काम करेगा, ठीक है। और कट ऑफ रीजन में ये ऑफ स्विच की भांति काम करेगा, ठीक है। बैरियर रीजन कोई होता रीजन नहीं है, ठीक है। अगला, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द सॉलिड एंगल। ठोस कोण को मापने का क्या यूनिट है? देखिए ये जो हम लोग पढ़े हैं यूनिट डायमेंशन चैप्टर से ये क्वेश्चन है। तो देखिए जो ग्रेड है और डिग्री है ये सब है समतल कोण को मापने के लिए, ठीक है। समतल कोण को मापने की इकाई है, ठीक है। समतल कोण यानी 2D, ठीक। और ये रेडियन जो है भाई मेरा, ये है समतल कोण की SI यूनिट है, ठीक है, रेडियन। और हमारा ठोस कोण पूछ रहा है सॉलिड एंगल को। सॉलिड एंगल किसको कहेंगे? जैसे मान के चलिए कि ये आपका स्फीयर का एंगल, ये सॉलिड एंगल होगा, तो इसको स्टार रेडियन से हम लोग डिनोट करते हैं, मापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो वेव्स आर यूजुअली इन द फ्रीक्वेंसी रेंज। हाँ देखिए आपको फ्रीक्वेंसी रेंज पूछा है। तो जैसे देखिए आप लोग सभी लोग रेडियो सुनते थे, अभी भी सुनते होंगे कोई कोई। तो देखिए रेडियो क्या बोलता है कि 98.3 रेडियो मिर्ची। तो 98.3 क्या है? वो हमारा मेगा हर्ट्स है, ठीक ना। तो मेगा हर्ट्स, उसी से हमारा ऑप्शन छटा जाएगा।
तो देखिए इसमें ऑप्शन में कौन सा 93.5 मेगाहर्ट्ज के आसपास का है। देखिए पहला 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, मेगा के ऊपर होता है गीगा, इसको काट देंगे। तीसरा ऑप्शन है 300 गीगाहर्ट्ज से 800 गीगाहर्ट्ज, ये 98.3 के आसपास ही होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। और 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज, ये भी नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इससे देखिए ये जो हमारा जो दिया हुआ है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, तो ये होता है माइक्रोवेव का, ठीक है। और ये हो गया रेडियो वेव का दूसरा वाला, और ये दोनों हो गया मेरा क्या, इंफ्रावेव का, ठीक है साथियों। ये सब याद होना चाहिए आपको, ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है, आपसे बनना ही चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जब तक 7 तक बन गया तो आप लोग 7 में कितना स्कोर किए हैं बताइए, कमेंट बॉक्स करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी 25 mH, इससे यूनिट याद रखे, यूनिट ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है। फाइंड द आरएमएस करंट इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एफ दिया हुआ है 90 हर्ट्ज, ठीक है। तो हम इसमें एक्सएल निकालेंगे, एक्सएल 2 पाई एफएल, ठीक है। एक्सएल क्या होगा, एक्सएल को क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे एक्सएल को, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। तो देखिए 2 पाई का मान 3.1416 गुने एफ का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 90 हर्ट्ज गुने एल दिया हुआ कितना 25 मिली हर्ट्ज, तो 25 गुने 10⁻³ तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा मेरा 1413.7.2 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 14.1372 ओम आ जाएगा, रिएक्टेंस है। अब क्या पूछ रहा है हमसे, आरएमएस धारा, तो क्या होगा आई आरएमएस वी आरएमएस बटे एक्सएल। तो वी आरएमएस कितना दिया 220 वोल्ट, हम बताए हैं इन जनरल जो भी रहता है वो आरएमएस में ही रहता है। एक्सएल कितना दिया हुआ 14.1372, तो इसका करंट का मान कितना आ जाएगा मेरा 15.156 एम्पियर, ठीक है साथियों। ये इसमें हमको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, एक्सएल बराबर 2 पाई एफएल। अब बताइए आप एक्सी का बताइए, एक्सी का बताइए, एक्सी का हम बता देते हैं 1/2 पाई एफसी होता है, ठीक है। ये कैपेसिटिव के केस में होता है, ये इंडक्टिव के केस में होता है, ये दोनों फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, ये रेजोनेंस में भी यूज होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये बताए ज्यादा तेज या ज्यादा मतलब स्लो नहीं हो रहा है ना, ठीक है नॉर्मल है चलेगा। तो नो नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। हाँ देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को किसने प्रतिपादित किया था। चलिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का फॉर्मूला बता दीजिए आप, F बराबर G(m1 m2 बटे r²), ठीक है अच्छी बात है, आप लोग सब जानते हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। देखिए अब उसमें हम ऑप्शन देखेंगे क्या क्या दिया हुआ, अल्बर्ट आइंस्टाइन दिया हुआ मेरा पहला, दूसरा दिया हुआ स्टीफन हॉकिंस दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ आइजैक न्यूटन दिया हुआ है मेरा, चौथा निकोला टेस्ला दिया हुआ है। तो हम क्या बोले हैं कि हमको हर एक ऑप्शन के बारे में जानकारी चाहिए। तो देखिए ये जो हमारे आइंस्टाइन साहब हैं वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए हैं, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्टीफन हॉकिंस साहब क्या दिए हैं, ब्लैक होल, ठीक है। और ये निकोलस टेस्ला जी दिए हमारा एसी करंट के खोज किए हैं, एसी करंट की खोज किए हमारे निकोलस टेस्ला जी, एसी करंट की खोज किए हैं। तो इसमें आंसर मेरा आइजैक न्यूटन ही है। तो आइजैक न्यूटन द्वारा कब किया प्रतिपादित किया गया था, देखिए जीएस के क्वेश्चन में एक बार एग्जाम में पूछ दिया था कि आइजैक न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण के नियम कब प्रतिपादित किया था। इसका आंसर होगा 1687 ईस्वी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है भी नहीं भाई, ठीक है अच्छी बात है। Which of the following is Einstein most famous equation where E is the kinetic energy, m is the mass and c is the speed of light। देखिए आइंस्टाइन का सबसे प्रसिद्ध समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा, E बराबर mc² हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हल्का सा गलत लिखा हुआ है, E काइनेटिक एनर्जी नहीं है, E है टोटल एनर्जी भाई, क्योंकि कुल एनर्जी होता है। देखिए m हो गया मास ऑफ क्या, m दिया हुआ द्रव्यमान, किसी भी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान, 80 प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल आप बता दीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, प्रकाश की चाल इतना होता है। तो E बराबर mc² दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन है, mc² बी ऑप्शन है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 11, देखिए आप लोगों को इजी लग रहा होगा, बहुत इजी लग रहा होगा। देखिए तो इजी भी हमसे पूछ सकता है, हमसे टफ भी पूछ सकता है, तो हम लोग को एक बीच में लेकर चलना होगा कि हम दोनों के लिए तैयार रहें, इजी क्वेश्चन के लिए भी तैयार हैं भाई और टफ क्वेश्चन के लिए भी तैयार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 3 रजिस्टर 60 ओम 70 ओम एंड 80 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल
व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? 3 प्रतिरोध 60 ओम, 70 ओम, 80 ओम समानांतर में संयोजित है, कुल प्रतिरोध बताइए। तो देखिए 1 बटे आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, मान के चलिए R4 रहे तो डॉट 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 1 बटे Rn, ठीक है। तो इसमें 3 है तो 3 तक लेंगे, तो ठीक है। 1 बटे R इक्विवेलेंट निकालेंगे हम भाई इसमें, तो देखिए 1 बटे R1 कितना है 60, 1 बटे R2 है 70, 1 बटे R3 है 80, तो देखिए निकाल दीजिएगा आप, इसमें कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 1680 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो ये हो जाएगा 28 बार में, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 21, तब 1 बटे R इक्विवेलेंट हो जाएगा भाई 73 बटे 1680, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा दोस्त 1680 बटे 73, ठीक है। 168 बटे 73 ना, 1680 बटे 73 होना चाहिए। आप लोग एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए ना 168 बटे 73 नहीं होगा, 1680 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक ना, क्योंकि इसमें देखिए, हाँ देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें भी फंसा लिया अभी। देखिए 1680 बटे 73 होगा, ठीक है। इसको जब हम लोग निकालेंगे तो 23.01 ओम आएगा, तो इसीलिए इसका आंसर बी होगा, ठीक ना। बहुत अच्छा, ये फंसाने वाला है। अब 73 बटे 168 नहीं मार देना, ये फंसाने वाला। देखिए कमेंट बॉक्स में कीजिए कौन कौन लोग इसमें फंस चुके थे कि 168 बटे 73 मार दिए, 73 बटे 168 मार दिए, नहीं 1680 बटे 73 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 द मोशन ऑफ ए कार ऑन ए क्राउडेड स्ट्रीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, भीड़ वाली सड़क पर कार की गति किसका उदाहरण है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, रोटेशन मोशन, यानी सर्कुलर मोशन। तो देखिए जो भी हम भीड़ भाड़ वाले जगह पे जाते हैं तो जो मेरा कार रहेगा तो बार बार हमको ब्रेक मारना पड़ेगा, तो देखिए हमारा यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहेगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। सिंपल सा है, लॉजिक लगाइए, आंसर पाइए, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज आल्सो नोन एज, ठीक है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और क्या कहलाया जाता है? मोटर रूल, इलेक्ट्रो रूल, डायनेमो रूल, जनरेटर रूल। तो देखिए हम ऐसे याद किए थे अपना समय में ही, स्टार्टिंग में ही 11-12 में पढ़ते थे उस समय, वो आज तक नहीं भूले हैं, आप लोग भी इसी तरह से याद रखिए। देखिए फ्लेमिंग साहब जो दिए हैं हमको नियम, फ्लेमिंग साहब 2 नियम दिए हैं, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो देखिए हम लोग जनरेटर दाहिना हाथ से चलाते हैं, ज्यादा बल लगता है, इन जनरल बता रहे हैं भाई, जो बामा हाथ लेफ्ट हैंडी रहेगा वो ऐसा मत कीजिएगा, इन जनरल बता रहे हैं कि जैसे जनरेटर हम लोग दाहिना हाथ से चलाते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा बल लगता है, तो राइट हैंड से हमको क्या मिलता है? जनरेटर का नियम, ठीक है। और मान के चलिए मोटर दाबना है, जैसे मम्मी बोली कि बेटा जाके मोटर चला दीजिए, तो बाया हाथ का भी खेल, स्विच दबा देंगे मोटर चल जाएगा, तो इसीलिए हम इसको याद रखे थे कि मोटर चलाने में हमको ज्यादा बल नहीं लगता है, आसानी से चल जाता है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड से भी चला देते, तो इसलिए मोटर लेफ्ट हैंड से, ये आप लोग भी याद रखिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 14, एन एससीआर इज एससीआर स्विच होता है, कौन सा स्विच होता है? नो डायरेक्शन, बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, ट्राई डायरेक्शनल। देखिए एससीआर का क्या मतलब होगा? सिलिकॉन क्रिस्टल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, SILICON, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। एससीआर का फुल फॉर्म हो गया सिलिकॉन कंट्रोल। जहां रेक्टिफायर आ गया हमारा तो ये एक ही दिशा में करंट को प्रवाहित होने देगा, हमको एक ही दिशा में करंट फ्लो होने देगा, ठीक है। एक ही दिशा में करंट फ्लो होने देगा, यानी क्या? यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल। अब देखिए बाई डायरेक्शनल हम जान जाते कौन कौन सा बाई डायरेक्शनल पे काम करता है, तो नाम सुने होंगे आप लोग, ट्रायक, डायक, ठीक है। ट्राई डायरेक्शनल नाम का कोई चीज होता नहीं है इसमें, तो इसका आंसर है यूनिडायरेक्शनल। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, आप लोग अपना स्कोर बताइए, 14 में आप लोग कितना स्कोर किए हैं? क्वेश्चन नंबर 15, द मटेरियल सब्जेक्टेड टू रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म शुड हैव, चुंबकत्व के तीव्र उत्क्रमण के अधीन सामग्री में क्या होनी चाहिए? लार्ज एरिया ऑफ बीएच लूप, मतलब बीएच लूप का बड़ा क्षेत्र, हाई कोरेसिटिविटी एंड लो डेंसिटी, उच्च निग्रहता एंड निम्न घनत्व, हाई कोरेसिटिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी, उच्च निग्रहता एंड उच्च परागणता, हाई परमेबिलिटी एंड लो हिस्टेरिसिस लॉस। इसका आंसर होगा हाई परमेबिलिटी एंड लो हिस्टेरिसिस लॉस। देखिए क्यों होगा आंसर, हम बता देते हैं आपको। तो देखिए जो हाई परमेबिलिटी जो मेरा होता है ना भाई, उच्च परागम्यता,
जो मेरा उच्च पारगम्यता होता है चुंबकीय रेखाओं को आसानी से गुजारने के लिए होता है। ठीक है, लिख देते हैं हम आपको, चुंबकीय रेखाओं को आसानी से गुजारने के लिए होता है। ठीक है, हाई परमेबिलिटी। और लो हिस्टेरिसिस लॉस, लो हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, यानी ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए, ठीक ना, ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए लो हिस्टेरिसिस लॉस लगाते हैं। तो इसके लिए क्या है, मटेरियल सब्जेक्ट टू रैपिड रिवर्सल मैग्नीट्यूड है हाई हिस्टेरिसिस। और देखिए लार्ज एरिया ऑफ बीएच लूप होता है, यह तो भाई हिस्टेरिसिस लॉस को हमको क्या कहेगा, बढ़ा देगा, हिस्टेरिसिस लॉस को ये बढ़ा देगा। ठीक है, तो साथियों हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं 15 नंबर, अगला 16 नंबर तक चलते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द मटेरियल विथ निगेटिव एंड स्मॉल मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी आर कॉल्ड, ऋणात्मक एवं अल्प चुंबकीय संवेदनशीलता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। देखिए इनमें से कोई नहीं होगा, लौ चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। तो देखिए हम इसको आपको एक चीज याद इसमें करवा देते हैं, एक टेबल हम बनवा देते हैं, ठीक ना। इसमें लिखेंगे मटेरियल, ठीक है, इसमें लिखेंगे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी यानी क्या है, संवेदनशीलता। ठीक है, इसमें क्या डाई, यानी डाई का हिंदी क्या होगा, प्रति। ठीक है, डाई के बाद क्या, पारा यानी अणु। तीसरा हमारा क्या है, फेरो लव। ठीक है, तो इसमें देखिए डाई मैग्नेटिक में होगा, डाई मैग्नेटिक में क्या होगा, डाई मैग्नेटिक में एक्सएम जो होता है ससेप्टेबिलिटी होता है निगेटिव होता है और स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, इसको याद रखिए भाई। और पैरा में होता है, एक्सएम होता है पॉजिटिव होता है और लेस होता है। ठीक है, और जब फेरो आ जाते हैं तो फेरो मतलब पूरा तो पॉजिटिव होता है और वेरी लार्ज होता है। ठीक है, ये हमारा एक्सएम वेरी लार्ज होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ऋणात्मक एवं अल्प चुंबकीय। तो निगेटिव देखिए, निगेटिव एक में है, डाई में है, तो ऋणात्मक एवं वेरी स्मॉल, तो ये कौन सा हो जाएगा, डाई मैग्नेटिज्म। इसको आप लोग याद रखिए। साथियों हम लोग 16 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप लोग इसमें बताइए कि 16 नंबर में आपको कितना नंबर आ रहा है, 16 क्वेश्चन में सही में कितना नंबर आ रहा है। और देखिए आपका कहाँ कहाँ वीक पोर्शन है उसको भी देखिए। और ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि पूरा खुश हो जाना है, बस अपना थ्योरी को रिवाइज करना है। और हाँ, आप लोग बार बार पूछते हैं कि भैया कहाँ से करे, कहाँ से करे, तो इसमें आपको ये काम करना है ना कि आप एनसीईआरटी किताब को पढ़िए, 11 12 के क्लास की किताब को पढ़िए। और यूट्यूब पे देखिए, मान के चलिए कि लाइट चैप्टर है, 12th क्लास का फिजिक्स में लाइट है, तो लाइट चैप्टर मतलब सर्च कीजिए और उसमें देखिए, और अपना किताब को सामने रखिए और उससे पढ़िए। और किताब के अंत में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, अपना जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, उसको जरूर कीजिए, यही आपका सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो साथियों ज्यादा देर न करते हुए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। क्वेश्चन नंबर 17 इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल टू, इलेक्ट्रोड विभव किसी धातु की प्रकृति है, क्या है। तो इसका आंसर, इसका कोई ऑप्शन पढ़ लेते हैं, लॉस न्यूट्रॉन खोने की। दूसरा है ओनली गेन इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की। तीसरा है ओनली लॉस इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन खोने की। चौथा है लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खोने या प्राप्त करने की। तो देखिए साथियों, हम लोग जो होता है, मतलब मान के चले कि खोने और प्राप्त करने, यानी मेरा आयन जाएगा और आएगा, दोनों होगा। तो यह किसी के आयन के संपर्क में आने पर ये इसका प्रॉपर्टी हो जाता है लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। किसी आयन के संपर्क में आने पर ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। और मान के चले ओनली गेन इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल दिखाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल दिखाएगा। ओनली लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, केवल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखाएगा, पोटेंशियल दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन, किसी वस्तु का भार इसके क्या चीज पे डिपेंड करता है। ये तो सिंपल है, तो देखिए हम लोग जानते हैं W बराबर mg, तो ये क्या मास है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो क्या चीज पे डिपेंड करता है, ये लोकेशन पे डिपेंड करता है, एकदम करता है जैसे चंद्रमा पे होता है ना पृथ्वी के 1/6, तो ये लोकेशन पे डिपेंड करता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी हाफ सेल इज द मेजरमेंट ऑफ, किसी भी अर्ध सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या चीज मापा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए वोल्टेज, सिंपल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो पोटेंशियल जहां भी आ जाएगा क्या है, वोल्टेज है, तो वोल्टेज। अगला,
द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एंड ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज होता है, ईएमएफ दिया हुआ है मेरा 12 वोल्ट दिया हुआ। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी आर इंटरनल 0.4 ओम दिया हुआ है, ठीक है। भारी द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, बैटरी से कितना मैक्सिमम करंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग आई मैक्स तब ड्रा की जा सकती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो, ठीक है। तो हमको इंटरनल रेजिस्टेंस से मतलब था आई मैक्स। देखिए साथी आप लोग से बन रहा होगा क्वेश्चन, सिंपल है, ठीक है। ईएमएफ बटे आर, देखिए इससे निकाल दीजिए, ईएमएफ मेरा कितना दिया हुआ 12 वोल्ट, आर कितना दिया 0.4, यानी कितना आ जाएगा बताइए 30 एम्पियर, ठीक है। 30 एम्पियर थोड़ी होगा भाई, इसमें गलत है। देखिए 12 बटे 1 बटे 0.4 बटे 10, 12 बटे 1, 10 गुने 4, 4 3 12, 30 एम्पियर, ठीक। आप लोग 30 एम्पियर इसका आंसर है। अगला, द यूनिट ऑफ इम्पल्स इज, आवेग का यूनिट क्या है, तो आवेग बराबर क्या होता है बताइए। ये तो बहुत सिंपल है, आवेग बराबर होता है हमारा फोर्स गुने टाइम। इम्पल्स, इम्पल्स जो है तो है प्रति इकाई समय में लगने वाला बल, ठीक है। प्रति इकाई नहीं, इकाई समय में लगने वाला बल, फोर्स गुने टाइम, यानी फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। इम्पल्स का न्यूटन सेकेंड, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। व्हाट इज द सिंबल ऑफ मोमेंटम, सिंबल पूछ दिया भाई, P बराबर mv, P सिंबल, ठीक है। Q किसका सिंबल है बताइए, Q और E में अंतर बताइए। देखिए आप लोग को जानते होंगे, बहुत लोग जो नहीं जानते उनके लिए भाई के लिए बता रहा हूँ। Q हो गया हमारा क्या, विद्युत आवेश हो गया, ठीक है। और E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज। Q हो गया विद्युत आवेश, E हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये अंतर है। देखिए ना एकदम चुटकी में बन रहा है आप लोग से क्वेश्चन। देखिए ये पिछला बार भी आया था, टेस्ट नंबर 1 में भी आपको कराया, प्रैक्टिस सेट 1 में भी। क्वेश्चन नंबर 23, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁵ कूलम मीटर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है। डिटरमाइन द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डायपोल, sin थीटा sin 30 तो दिया हुआ है 0.5 होता है, ठीक। देखिए आप लोग मान के चलिए कोई भी क्वेश्चन में, जैसे मान के चलिए कि कोई फॉर्मूला का आ गया कि वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है कि एफ एस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे देखिए आपका साइन थीटा दिया हुआ है, साइन 30 दिया, यानी जब भी होगा मेरा साइन में ही होगा इन जनरल। ऐसे अगर आपको ज्यादा घुमाना चाहे तो साइन 30 का वैल्यू दे दे, तो उससे कॉस 30 निकालने के लिए तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे उतना नहीं देगा। तो वही दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है, टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं ना, पीई साइन थीटा। टॉर्क पी साइन थीटा, पी कितना दिया हुआ है, डायपोल मोमेंट दिया हुआ 4 × 10⁻⁵, ई दिया हुआ है 10⁻³ साइन थीटा, साइन थीटा साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना दिया हुआ है 1/2 हम लिख देंगे, तो 4 × 10⁻⁸ हो जाएगा, 5 5 5 3 8 हो जाएगा, माइनस 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 में ही रहेगा, बटे 2, तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी। चलिए 23 तक पहुंच गए हैं आप लोग, बताइए 23 तक स्कोर बताइए, और फाइनल में भी आप लोग अपना स्कोर बताइएगा। हाँ, जो भी साथी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनको हम फिर से टेलीग्राम अपना आईडी बता रहे हैं। देखिए स्मॉल में ही रहेगा, बिना स्पेस के, TECHNI टेक्निकल खाकी @टेक्निकल खाकी हम लोग का टेलीग्राम हैंडल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ ए पार्टिकल है जो नेगेटिव वेलोसिटी एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन देन इट्स स्पीड। देखिए ये क्वेश्चन हमारे लिए तो अच्छा लगा कि कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, क्या रहेगा, रिमेंस कांस्टेंट, बढ़ जाता है घट जाता है शून्य हो जाता है। देखिए जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का सिंबल समान रहे, यानी दोनों वेलोसिटी भी पॉजिटिव में रहे, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव में रहे, या वेलोसिटी नेगेटिव में रहे, एक्सेलरेशन नेगेटिव रहे, तब त्वरण की दिशा जो होता है वेग की दिशा में ही त्वरण लगता है, तो ठीक है। तो हमेशा स्पीड हमेशा इसमें इंक्रीज करेगा। फिर से हम कंसेप्ट को बता दे रहे हैं आपको कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का चिन्ह समान हो, यानी या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, तो त्वरण वेग की दिशा में ही लगा रहता है, इसलिए स्पीड हमेशा इसमें इंक्रीज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 25,
द फॉर्मूला ऑफ पावर, बताइए तो, ऐसा ऐसा पूछ रहा है। कार्य क्या है, पावर मतलब क्या, शक्ति, शक्ति क्या किसको बोलते हैं, कार्य करने की दर, यानी पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, वर्क बटे टाइम, कार्य करने की दर। ठीक, अगला 26 नंबर, व्हाट मस्ट बी योर एवरेज स्पीड इन ऑर्डर टू ट्रेवल 350 किलोमीटर इन 7 घंटा। स्पीड, दूरी बराबर, स्पीड चाल बराबर दूरी बटे समय, 350 बटे 7, 50 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हैं ना, चुटकी में बन रहा है आपसे। 27 नंबर, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टेट्स दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी रिमेन्स इफ द ओनली फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी आर कंजर्वेटिव। यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत में कहा गया है कि किसी पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा रहती है यदि पिंड पर कार्य करने वाले एकमात्र बल संरक्षित होता है। एनर्जी संरक्षण का सिद्धांत कांस्टेंट रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ही है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ही है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 28, ए लाइट बल्ब इज रेटेड एट 200 वाट फॉर 220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द रेजिस्टेंस। देखिए P बराबर वी आई हम जानते हैं, तो P बराबर V को V रहने दीजिए, I बराबर V अपन R, तो P बराबर V स्क्वायर बटे R। इसे हम क्या निकालना है, R देखिए हम दिया हुआ है, P दिया हुआ है मेरा कितना 200, V स्क्वायर 220 गुने 220, R नहीं दिया हुआ, R तो R निकालना होगा 220 गुने 220 बटे 200, तो कितना आ जाएगा, 200 से 200 कट गया, 2 से 11, तो 22 गुने 11 कितना हो जाएगा 220 और 22 2 4 242, 242 इसका आंसर है। ठीक है, एकदम कुछ करना ही नहीं है इसमें। अगला नंबर, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंप्राइजेज ऑफ, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में क्या होता है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में हम बताए थे ना कि रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा, और मैकेनिकल वाला में दूसरा होता है, तो ये इसमें हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। ठीक, यानी विकल्प में से सभी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए आप लोग एनर्जी बना के रखिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं भाई, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। ठीक ना, 30 नंबर क्वेश्चन है कि बीच जंक्शन ट्रांजिस्टर इज प्रीफर्ड फॉर हाई इनपुट एंड लो आउटपुट इंपीडेंस। देखिए हम एक टेबल बना दे रहे हैं, यहाँ पे टाइप लिख दे रहे हैं, ठीक है, और इनपुट इंपीडेंस लिख दे रहे हैं और आउटपुट इंपीडेंस। ठीक, टाइप में देख लीजिए, सीसी कॉमन कलेक्टर, सीई कॉमन इमीटर, सीबी कॉमन बेस। ठीक है, तो देखिए हमारा जो है कॉमन कलेक्टर में इनपुट इंपीडेंस हाई, आउटपुट इंपीडेंस लो, कॉमन बेस में हो जाएगा मेरा इनपुट इंपीडेंस वेरी लो, आउटपुट इंपीडेंस वेरी हाई, ये कॉमन इमीटर में दोनों मीडियम होगा, इनपुट इंपीडेंस भी आउटपुट इंपीडेंस भी। तो कौन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, पढ़िए भाई, कि कौन सा जंक्शन उच्च इनपुट हाई इनपुट, ठीक है, और निम्न आउटपुट लो इनपुट, तो कॉमन कलेक्टर है। ठीक है, और कॉमन कलेक्टर को क्या बोलते हैं, कॉमन कलेक्टर का क्या नाम है, दूसरा नाम है इमीटर फॉलोअर। कॉमन कलेक्टर इमीटर फॉलोअर है, इसी का यूज हम लोग किस चीज में करते हैं भाई, इंपीडेंस मैचिंग में। ठीक है, तो साथियों 30 तक हो गया है हमारा। साथियों 1 से लेकर 30 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। आप लोग अपना स्कोर बताइए, आप लोग को भी मजा आया होगा, जहां तक हमें लगता है आप लोग भी सोल्व किए होंगे। तो देखिए फॉर्मूला हमको तो याद रहना ही चाहिए भाई, फिजिक्स में वर्क एनर्जी का हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो, मैग्नेटोस्टैटिक्स का हो, मॉडर्न फिजिक्स का हो, हर एक टॉपिक का, ये मिरर का हो या लेंस का हो, तो ऑप्टिक्स के अंतर्गत ही आता है। ये सब फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, फॉर्मूला बेस पे ही रहता है, और कंसेप्ट जो हो एक्चुअल, जो मान के चलिए कि कंसेप्ट के बारे में पूछा है सिंपल वाला, कुछ डायरेक्ट परिभाषा भी हो वो भी पूछा जाता है, तो ये सब हमें याद रहना चाहिए। और आप लोग खूब मेहनत कीजिए, और ऐसा नहीं कि अभी बहुत समय है, ऐसा अकबकाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। और हाँ, अगर लड़की है तो एकदम मत हड़बड़ाइए, आपके लिए बस लगे रहिएगा ना, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। और लड़के भी हैं तो अंत तक लगे रहिए, जितना भी हमारा टेस्ट में नंबर आता है नो मैटर, बस हम ये चीज हमें रहना चाहिए कि हम सीखें, जरूर सीखें। तो साथियों इसी तरह से अगला वीडियो भी आएगा, आप लोग इस वीडियो को भी काफी प्यार दीजिए पिछले वीडियो की तरह ही, और तब तक खूब पढ़िए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों।